पहले सर आपको जोहार रहेगा। जोहार भाई, सबों को मेरा जोहार। छत्तीसगढ़ी कैसा जोहार कैसे बोलते हैं आप लोग? हम लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी में ही जोहार, क्योंकि सभी एक जैसे पिछली बार राजस्थान से बात गई थी ना वहाँ पे। अच्छा। तो जय जोहार का नारा है वाला सिद्धांत, तो हम लोग भी जैसे विजय कुजूर की देन है कि एक शब्द पूरे भारत में लाया जाए आदिवासियों के द्वारा, जय जोहार। तो हम लोग भी जोहार जय जोहार ही करते हैं। जय जोहार ही करते हैं। जोहार इस वक्त हम लोग राजस्थान में हैं और राजस्थान के डूंगरपुर में हैं और आपको बताते चलें यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में एक बैठक हो रही है जिसमें कई देश के विभिन्न राज्यों से आदिवासी संगठन के नेतृत्वकर्ता और सामाजिक अगुवा नेता आए हुए हैं। खासकर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं जेरोमेन मिंज, जो लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश के जो आदिवासी हैं सभी अलग अलग क्षेत्रों में रह सकते हैं, अलग अलग पहाड़ों में रह सकते हैं, अलग अलग प्रांतों में रह सकते हैं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करते होंगे अलग अलग राज्यों, लेकिन सभी की वेशभूषा, सभी की सभी प्रकृति रहन सहन और प्रकृति पूजक और सभी की समानताएं देखी जाती है ना। बिल्कुल स्वतः दिखा देता है, उनके आचरण व्यवहार चेहरे में ही झलकते हैं इसके कि आदिवासी कौन, उनका व्यवहार कैसा है। हर कोई बहुत सरलता में पहचान लेता है कि आदिवासी सम्मुख है। लेकिन बात यह है कि वर्तमान परिवेश में थोड़ा सा आदमी पढ़ा लिखा है, सब जानकार है, तो थोड़ा सा उनके शब्दों में परिवर्तन दिखा देता है, बोली भाषा में परिवर्तन दिखा देता है। अच्छा। कि हाँ, आदिवासी कुछ परिवर्तन हो रहा है जी। अगर हम लोग कहेंगे आदिवासियों का श्रृंगार कौन सा चीज़ हो सकता है उनकी? आदिवासियों का श्रृंगार तो सबसे अच्छा व्यवहार ही, व्यवहार ही। हाँ, जिस प्रकार देखा जाता है कहीं ना कहीं, इसलिए तमाम उनको कानून में भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। बिल्कुल, कानून में तो इतने अधिकार दिए गए हैं आदिवासियों के लिए कि लोग वह नहीं सोचते हैं कितना सारा दिया गया है, लेकिन जब संविधान के पन्ने खोलेंगे तब पता चलता है कि आदिवासियों के अधिकार कितना छुपा हुआ है। और जो इसका जानकार है इसके बारे में बताते हैं, उनसे पूछिए, हर प्रकार का सवाल पूछिए, बिल्कुल सरलता में जवाब दे देंगे। और जैसे ही जवाब सुनेंगे आदमी को किताब खोलने की इच्छा होती है। ये मानव प्रवृत्ति है। तो आज हम लोग सभी आदिवासियों के हक अधिकार को जानेंगे, बारी बारी से जानेंगे, क्योंकि ये काफ़ी जानकारी रखते हैं। कहीं ना कहीं झारखंड में भी आदिवासी महासमागम में भी आए हुए थे आप? हाँ, करीबन मैं 3 बार जा चुका हूँ। रांची में जा चुका हूँ, टाना भगत वाला कार्यक्रम में भाग ले चुका हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर एक बड़े अधिकारी जो क्या बोलेंगे संविधान से संबंधित है, हाँ। उन्होंने अभी संविधान पे चर्चा करने के लिए बुलाया था। और तीसरी बार जो गए थे आदिवासी समागम था, उसमें भी हमने भाग लिया था, अपने उपस्थिति दी है वहाँ पे भी, झारखंड रांची में भी। यानी पूरे देश के जो भारत देश है सभी राज्यों का दौरा करते हैं। दिल्ली में भी गए थे प्रेजेंटेशन के लिए, हमने गया था। पटना में भी गया था, क्योंकि पटना में आदिवासी लोग रहते हैं। 5वीं सूची नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 है जहाँ आदिवासियों को पूरी पावर अधिकार दिया गया है। तो हम लोग तमाम चीज़ों को जानेंगे, अब बारी बारी से हम लोग जानेंगे। फिलहाल आपने पूरा परिचय सुन लिया है और कहीं ना कहीं सरकारी सेवा में भी आप रहे हैं। हाँ, सरकारी सेवा में रहा है। सरकारी सेवा में रहते हुए मैंने संविधान के अधिकार का उपयोग करके लोगों की सहायता की, अच्छी सेवा की है। इसलिए मुझे कोई कह नहीं सकता है कि मैंने आदिवासी अधिकारी रहते हुए समाज के लिए नहीं किया, आदिवासियों के लिए नहीं किया है। नहीं तो देखा जाता है अक्सर कहीं ना कहीं जब लोग जो आदिवासी हैं अपने आरक्षण का प्रयोग करके सरकारी सेवाओं में तो आते हैं, लेकिन वे आदिवासियों का विकास नहीं करते, तो उनको क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैसेज देने का कारण या मैसेज देने की आवश्यकता ये है कि लोग वाद अपना अधिकार जाने कि मैं आदिवासी हूँ। लोग वाद अपनी पहचानें छिपाते हैं, आदिवासियत की पहचान छिपाते हैं, तो आदिवासियों के लिए क्या कर पाएंगे उन लोग? बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े अधिकारी लोग, उन लोगों को अब पता नहीं आदिवासी को कहलाने से या पहचान होने से उनको शर्म आती है, ऐसा लगता है। लेकिन हमने कभी नहीं शर्म किया। मंत्रालय भी जाता था, हेलो दोस्तों, हाय जोहार, अपनी बोली भाषा में, जहाँ अपना अगर कुड़ुक है तेका से राधा हो, कैसे हैं, अपनी बोली भाषा में उपयोग करता है। और अपनी विजिटिंग का तरीका आदिवासियत के रूप में हम लोग मिलते थे मंत्रालय में भी या बड़े अधिकारियों से भी। और कहीं ना कहीं भीमराव अम्बेडकर का भी एक भीमराव अम्बेडकर जयपाल सिंह मुंडा का एक था मैसेज कि हम लोग आरक्षण में रहते हुए उसका प्रयोग करके
केवल अपना विकास के नहीं, अपने समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए। तो इसको ये तो संविधान सिर्फ आदिवासियों का केवल है नहीं, जी ये पूरे भारतवासियों का है, भारत देशवासियों का है, भारत के लिए हित के लिए है, समाज हित के लिए है, और आदिवासी हित के तो खास है। जब आदिवासी स्वयं का हित जान जाएगा तो निश्चित है भारत देश का विकास होना निश्चित है और होगा ही। किंतु इसी को ना जानने की वजह से आज आदिवासी बड़े पदाधिकारी तो हैं, अधिकारी तो हैं, लेकिन उसके जानकार ना होने की वजह से आज आदिवासी पिछड़ा हुआ है। तो आज हम लोग विशेषकर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, और जो जिनको जानने के बाद वे कहीं ना कहीं वे हर किसी से बहस कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और अपने अधिकार ले सकते हैं। हम लोग तमाम चीज़ों से वार्ता करेंगे। आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुआ है, कोर्ट केस चल रही है, वो तो संविधान का उल्लंघन करके ही बनाया गया है और किया जा रहा है। ऐसे में अगर जांच किया जाए कि कौन कौन से एफआईआर आदिवासियों के ऊपर हुआ है, आदिवासियों के खेत खलिहान के ऊपर हुआ है, जैसे बस्तर में बहुत सारे लोगों को जेल में, अगर इसको क्वारी किया जाए, इंक्वायरी किया जाए कि क्या आदिवासी स्वशासन से अनुमति लिया गया है, पंचायत से अनुमति नहीं लिया गया है, अगर नहीं तो वो गलत है, उसको बाइज्जत। अगर संविधान की शपथ लेने वाले हमारे राष्ट्रपति से लेकर चौकीदार तक अगर जाने माने तो सब आदिवासी उसी दिन जेल से खाली हो जाएंगे, क्योंकि जेल भी आदिवासियों की ज़मीन में बनी है, आदिवासियों के क्षेत्र में बना है। उन्हीं के घर में उसको कैसे कैद कर दिया। आप कहते हो भारत स्वतंत्र है, अगर स्वतंत्र हुआ तो मेरा आदिवासी कैसे जेल में चला गया। यही हमारी कमजोरी है कि बातों को हम रख नहीं पा रहे हैं, भी पा रहा है तो अकेला आदमी रख पा रहा है। ऐसे में जो दिक्कू लोग हैं ना, हमको जेल में डाल दे रहे हैं। यही हमारी कमजोरी है। इसलिए आज भारत आदिवासी के तले, बैनर तले, आज मैं बताऊं पूरा समुदाय अनुसूचित जनजाति शब्द दिया है हमको ना, अब आदिवासी शब्द वापस आ जाएगा। और देखिए क्या होने वाला है, अब देखिए बहुत कुछ होने वाला है। अधिकतम 5 से 10 साल लगेगा, हमारे आदिवासियों का स्वशासन पुनः लागू हो जाएगा। जबकि अंग्रेजी विदेशी थे, बावजूद उन्होंने हमारे आदिवासियों को टच नहीं किया, छुआ नहीं, हमारे स्वशासन को छुआ नहीं है। लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद ही हमारे आदिवासियों की बर्बादी ज़्यादा हुई है। इसकी जिम्मेदार सरकार ही है मेरे मित्र। और इस सवाल का जवाब ऐसा है, जैसे मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, जानकार हूँ, हर एक कोई अपने किताबी सिलेबस तो परिचित है, लेकिन समाज से कोई व्यवहारिकता या सामाजिक ज्ञान से कोई परिचित नहीं है। इसलिए मेरा संदेश है, ये संविधान जो सभी की है, अलग अलग व्यवस्था है। जैसे हम ही लोग जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार का राज, एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है महोदय, और एक बड़ा राज्य सरकार है जो 5वीं सूची का राज है। इस सरकार की कहीं बात नहीं होती है, बावजूद उनको अधिकार दिया गया है 5वीं सूची में। इतने सारे आदिवासियों के लिए अधिकार, और 5वीं सूची स्पेशली क्या होता है ना, सिर्फ आदिवासियों के लिए आरक्षित है। उनकी बोली भाषा है, विधान है, विधानमंडल है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। जैसे क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि शेर है, सब बच्चे जानते हैं शेर है, हाथी है, ऊँट है, लेकिन जब तक कुछ चिड़ियाघर नहीं जाते हैं, शेर को साक्षात नहीं देख पाते हैं। लोगों को हाथी का सवारी करते हुए देखा है। वैसे ही जब तक आदिवासी क्षेत्र में 5वीं सूची में नहीं जाएंगे, आदिवासियों से कोई पहचान नहीं कर सकता, आदिवासियों को कोई पहचान नहीं सकता है। उनकी कार्य पद्धति, बोली पद्धति, जीवन पद्धति को कोई समझ नहीं पाता है। जैसे अब उजमाड़ में चले जाइए, साक्षात आप जो बोलते हैं पुरातन बोलते हैं ना लोग ना, आदिवासी पुरातन है, बहुत पहले से हैं, पूर्वज हैं। आप हकीकत में बस्तर में चले जाइए, बाकी क्षेत्र वाले तो क्या पढ़ लिख गए। जैसे आज मैं पहरावा से पहचान सकते हैं, मैं आदिवासी नहीं लगता हूँ, लेकिन एक पहचान जो दिख रही है ना, परिधान में जो पहचान विशेषता है, उससे आदमी पहचाना जाता है। और उसके बाद में उसके गुण संपन्न लक्षण, खान पान, जब तक आप आदिवासियों के क्षेत्र में नहीं जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। संविधान अथाह है, हमारे पास 395 आर्टिकल है, 395 अनुच्छेद है, और इस 395 संविधान आर्टिकल को, अनुच्छेद को पढ़ना इतना सस्ता नहीं है। और उसमें जो भाव लिखा है ना, उसको भी समझ पाना इतना आसान नहीं है। और अगर आप पहला पृष्ठ से ही पढ़ना शुरू करेंगे तो आखिरी पेज तक पूरा पढ़ के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे जब तक किसी खास मुद्दे, किसी खास अनुच्छेद पर नहीं जाएंगे। जैसे अगर आपने 366 भाग 10 पढ़ा है, 366 पूर्णतः परिभाषा है। जैसे देश में परिभाषित किया है ना, जाति भेद किए हैं ना, जाति
वाला बात है, लेकिन जाति भेद वाली बात क्या है? मानव तो मानव केवल है, जात से कैसे हम लोग कह दिए कि फलाना जाति हो, वह तो मानव जाति है। उसी स्वरूप में देखिए, संविधान तो है, कह दिया संविधान है, लेकिन संविधान के भीतर भी संविधान है, राज्य के भीतर भी राज्य है। इसलिए जैसे देखेंगे आप 366 भाग 10 में परिभाषा दिया गया है, उसमें कहता है कि संविधान के पूर्व, इस संविधान के प्रारंभ से पहले जो विधानमंडल था, व्यवस्था थी, व्यक्ति थी, अधिकार था, बनाया गया था संविधान, उसी को विद्यमान विधि कहा गया है। इसमें विद्यमान विधि में आपकी बोली भाषा, बोली भाषा पहलाता है। इस बोली भाषा के साथ में, इस बोली भाषा को साथ रहने, जीवन यापन करने का, लोगों को एकजुट में बनाए रखने का था, वो था पंचायत था। जो भी समस्या होंगे ना, वो पंचायत है, जिसको विधानमंडल से परिभाषित किया गया है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं पंचायती में अब डायरेक्ट न जाकर डायरेक्ट थाना में चल जा रहे हैं आदिवासी। यही कारण है क्या उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमको आज शिक्षित बनाया गया है ना, शिक्षित बनाया गया है, कहा गया कि हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। हम ऐसे पढ़ाई के सिद्धांत में इतना फंस गए हैं कि अपनी बोली भाषा, व्यवहार उसको भूल चुके हैं और भूलते हुए जा रहे हैं। बावजूद कुछ लोग जानते हैं, जो कुछ लोगों की वजह से आज हमारी पंचायत व्यवस्था बैठी है, बची हुई है। और जो भी समस्या होती है, देखिए गांव घर में हम लोग पंचायत बैठा के बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं, और इसको लोग आज भूल गए हैं और चले जाते हैं पुलिस थाना। और पुलिस थाना में जो कहते हैं ना, यहाँ पे इस संविधान के सिद्धांत, आईपीसी के सिद्धांत, जबकि इसलिए बोलता है यहाँ पे भारत जुडिशल नॉन जुडिशियल, ठीक है, रूढ़ी प्रथा बनाया हुआ कानून, और हम लोग अपनी रूढ़ी प्रथा भूल के जुडिशल सिस्टम में चले जाते हैं, जबकि नॉन जुडिशल में सारी शक्ति हमको दिया गया है। यही कारण है छोटे छोटे मामले भी अब कोर्ट में जा रहे हैं। यही कारण है कि कोर्ट में लाखों करोड़ों केस पेंडिंग हैं आदिवासियों के, और कहीं ना कहीं आदिवासियों को न्याय मिलने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत सही कहा है। देखिए, समानता का अधिकार वाली बात लिखी है आर्टिकल 14 में। भाई, आदिवासी की बोली भाषा अपनी बोली भाषा है, और सरकारी अमला हिंदी और अंग्रेजी में सवाल करता है, और कहते हैं कि समानता का सिद्धांत है। आपकी संवैधानिक व्यवस्था, आपकी बोली भाषा का संरक्षण किया जाएगा, आपको अधिकार दिया जाएगा। कहाँ अधिकार मिला है? कहाँ दिया गया है? भारत स्वतंत्र है बोलते हैं, कहाँ स्वतंत्र है आदिवासी? अपनी बोली भाषा भाई मजिस्ट्रेट लोग जाते हैं, पुलिस लोग जाते हैं, अपनी बोली भाषा में लिख देते हैं, आदिवासी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। जो लोग लिख दिया वही फाइनल हो गया। जबकि किसको लिख के देना चाहिए? आदिवासियों को लिख के देना चाहिए कि हमारी क्या समस्या है, क्या परेशानी है। ऐसी स्थिति में न्याय कहाँ मिलेगा? हमको पड़ा का पड़ा रहेगा और बढ़ता जाएगा। लेकिन जिस दिन आदिवासी अपनी समस्या का समाधान स्वयं करना शुरू करेगा, पंचायत से स्वयं को क्या बोलें, सुदृढ़ बना के न्याय देना शुरू करेंगे ना, कोई समस्या ही नहीं रहेगा, कोई जुडिशल सिस्टम ही आएगा नहीं, सब जगह शांति प्रिय व्यवस्था रहेगा। यानी न्याय व्यवस्था को, ताकि आदिवासियों को न्याय मिले, इसके लिए स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम सभा को मजबूत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। संविधान में लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा है आपका स्वशासन कीजिए, शासन चलाइए, आदेशित है। संविधान मतलब आदेश है ना, लेकिन कहते हैं 5वीं अनुसूची लागू करो, वो तो पहले से लगा हुआ है, चालू है, आपकी व्यवस्था है, पंचायत से आप लोग सब कुछ कर रहे हो। लेकिन उसके जानकार ना होने से वजह से, उसको नहीं जानने की वजह से हमको पुलिस थाना जाना पड़ रहा है, सिविल कोर्ट जा रहा है। वरना देखिए, पुलिस थाना वाले भी अगर एफआईआर दर्ज करते हैं तो पंचायत से अनुमति लेके करना चाहिए, क्योंकि इनकी स्वशासन व्यवस्था है, इनको स्वयं का अधिकार है, स्वयं की बोली भाषा से न्यायपालिका है, तो उनकी बोली भाषा पंचायत से अनुमति लेकर ही करना चाहिए। अदरवाइज एफआईआर दर्ज भी हो रही आदिवासियों की ना, स्वयं एफआईआर दर्ज करने वाले संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, 13 को उल्लंघन कर रहे हैं, 14 को उल्लंघन कर रहे हैं, 244 को उल्लंघन कर रहे हैं, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रहे हैं। इतने सारे संविधान को उल्लंघन कौन कर रही है? सरकारी अमला ही कर रही है। ऐसे में आदिवासियों का होगा क्या? आप चिंतन कीजिए। यानी वर्तमान कई चुनौतियां का यही कारण है कि जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, आदिवासियों को सरकार भी नहीं समझ पा रही है। यही कारण है कि तमाम देखा जा रहा है, आदिवासी अपने बातों को रखने के लिए अब भारत आदिवासी पार्टी का भी एक रूप ले लिया है। भारत आदिवासी पार्टी इसलिए मजबूरी में आई है कि आदिवासियों की बात आज सरकार ही नहीं चाहती कि आदिवासी आगे आए। आदिवासियों का आगे आने का तरीका उन्होंने क्या किया?
अपनी पार्टी बनाया ना सरकार, अपनी पार्टी जनता ने बनाया और आदिवासियों को ज़बरदस्ती मंत्री संतरी बना दिए, नेता विधायक बना दे रहे हैं, लेकिन उनको संविधान से परिचित होने नहीं दिया जा रहा है, अधिकार से परिचित होने नहीं दिया जा रहा है। उन लोग अपने तरह से आदिवासियों को चला रहे हैं। आज देखिए हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति की बड़े पद में होने के बावजूद अगर वो अपना अधिकार जानती मानती तो क्या नहीं कर सकती है। इसलिए हमारे बड़े अधिकारी लोगों को अपना अधिकार जानना चाहिए, तभी उन लोग आदिवासी हित की बात कर सकते हैं, आदिवासी की हित कर सकते हैं, तभी हमारे देश में शांति आएगा। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी को अपनी बात मनवाने के लिए राजनैतिक अखाड़े से, राजनीतिक सम्मेलन से, लोगों की संगठन से, है ना, लोगों की जनता ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तब उनको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि स्थानीय स्वशासन ग्राम सभा को अगर गवर्नमेंट अनदेखा नहीं करती है और उसको एक उसका भी पहल को स्वागत करेगी तो इससे आदिवासियों को न्याय लेने में सुगम हो जाएगा। देरी ही नहीं लगेगी, उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। जितने जो पेंडिंग केसेस हैं, ज़मीन के केसेस हैं, जंगल के केसेस, पहाड़ के केसेस हैं, उसी दिन स्वतः समझ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उन्हीं लोग एफआईआर दर्ज किए हैं, उन्हीं लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और जिस दिन इन लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे उसी दिन सब के सब जेल से वापस हो जाएंगे। और समानता आपके बीच, हमारे बीच, सरकार के बीच, सारे लोगों के बीच में तालमेल स्वतः बन जाएगा। भाई आप माना हो, मैं भी माना हूँ, कोई दानव नहीं है दुनिया में ना, कोई दानव नहीं है। तो मानव के लिए प्रेम चाहिए, दया चाहिए, क्षमा चाहिए, तो जीवन का धर्म है, ज़रूरत है, तभी हम मानव कहलाएंगे। यही थे छत्तीसगढ़ के जयराम मींज।